मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है डिफरेंट मोड्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपेगेशन। रेडियो तरंग संचरण के विभिन्न ढंग। तो देखिए, जब भी हम लोगों को लंबी दूरी के लिए बात करना होता है, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, टेलीविज़न यूज़ करते हैं, तो लंबे डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए हम लोग रेडियो वेव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल में कैरियर वेव को ऐड करते हैं, जिस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, और फिर उसको ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीवर के द्वारा फिर रिसीव करके मैसेज सिग्नल को यूज़र तक पहुंचाया जाता है। तो रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है कैरियर वेव की तरह, और रेडियो तरंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी बात को, हम अपने इंफॉर्मेशन को, हम अपनी सूचना को बहुत दूर तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो यह जो रेडियो वेव प्रोपेगेशन है, यह 3 तरीके से होता है। ठीक है, एक हो गया ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, दूसरा हो गया स्काई वेव प्रोपेगेशन, और तीसरा हो गया स्पेस वेव प्रोपेगेशन। तो यह तीनों हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफरेंट मोड्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपेगेशन। तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो गैस का आवरण है, चारों तरफ हवा या गैस का आवरण है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर। उस वायुमंडल को हम लोग 5 अलग अलग परत में बांटे हैं। सबसे नीचे वाले परत को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल। उससे ऊपर वाले परत को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल। ठीक उससे ऊपर वाले परत को कहते हैं मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। उससे ऊपर वाले लेयर को कहते हैं थर्मोस्फेयर, ताप मंडल। और सबसे बाहरी लेयर जो होता है हमारे वायुमंडल का, उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं, यानी बाह्यमंडल। तो ये 5 अलग अलग लेयर है पृथ्वी के चारों तरफ। अब देखिए, इसमें जो मेसोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है, इस दोनों को मिलाकर कहलाता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर अलग से कोई लेयर नहीं है, बल्कि यह मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का कुछ पार्ट है। ठीक है, ना तो पूरा थर्मोस्फेयर लेना है, ना पूरा मेसोस्फेयर, थोड़ा थोड़ा दोनों का पार्ट अगर ले लें तो ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं आइनोस्फेयर, हिंदी में कहते हैं आयन मंडल। ठीक है, तो ये हमारा पृथ्वी है, और ऊपर में थोड़े से पार्ट हम ले रहे हैं मेसोस्फेयर का, थोड़े से पार्ट ले रहे हैं थर्मोस्फेयर का। इस पार्ट को हम आयनोस्फेयर कहते हैं। इसको हम आयन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें आयंस होते हैं। अब क्या कारण है कि यहाँ पर आयन इतने सारे पाए जाते हैं? तो देखिए, पृथ्वी के जो सबसे नीचे वाला लेयर है, यहाँ पर गैस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गैस भारी होता है, और भारी गैस क्या होता है, नीचे चला आता है। तो यहाँ पर गैस की मात्रा बहुत अधिक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, गैस की मात्रा कम होते जाएगी, हल्की गैस ऊपर जाएगी और उसकी मात्रा कम होते जाएगी, डेंसिटी कम होते जाएगी। सबसे कम गैस पाया जाता है एक्सोस्फेयर में। तो यहाँ पर गैस की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। सनलाइट इस वायुमंडल को क्रॉस करते हुए अर्थ तक आता है। तो ट्रोपोस्फेयर, यानी सबसे नीचे वाले स्फेयर में, सबसे नीचे वाले मंडल में ये सनलाइट जो पहुंचता है बहुत कम मात्रा में, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। इतना कम होता है कि यहाँ पर जो गैस होता है वो ज़्यादा आयोनाइज नहीं हो पाते। यहाँ पर भी वही बात है, गैस तो है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। इस पार्ट में क्या होता है, गैस भी ठीक ठाक होता है और सनलाइट का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा कंडीशन होता है गैस को आयोनाइज करने के लिए। उस सबसे ऊपर वाले पार्ट में टेम्परेचर सबसे अधिक है, लेकिन गैस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो दोनों चीज़ चाहिए, हाई टेम्परेचर भी चाहिए और गैस मॉलिक्यूल्स भी चाहिए। तभी गैस मॉलिक्यूल्स उस हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके, यानी हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करके, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, फ्री करेगा। तो इस तरह से गैस आयोनाइज होगा। तो आयन मंडल का एक खास गुण है, आयन मंडल का एक खास प्रॉपर्टी क्या देखने को मिला है कि जो भी रेडियो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से कम होगी, वो इस मंडल के द्वारा परावर्तित हो जाती है। देखिए, रेडियो वेव्स लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गेट्स रिफ्लेक्टेड,
यानी जो भी रेडियो तरंग, मान लीजिए पृथ्वी पर एक टावर है जिसका नाम है ट्रांसमीटर। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दोनों टावर होते हैं जो पृथ्वी पर लगे होते हैं। तो ये ट्रांसमीटर है और ट्रांसमीटर के द्वारा रेडियो वेव को भेजा गया। अब जिस रेडियो वेव को भेजा गया उस रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 20 मेगाहर्ट्ज है, जो कि 30 मेगाहर्ट्ज से कम है। तो यह रेडियो तरंग जाएगा आयन मंडल से टकराकर और फिर वापस परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है वह इस आयन मंडल को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। तो आयन मंडल का एक बहुत बढ़िया गुण है, एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि 30 मेगाहर्ट्ज, याद रखिएगा 30 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव को ये परावर्तित करता है और 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर के फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंग को ये जाने देता है, यानी इसको आर पार ये निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सरफेस है। यहां पर एक टावर लगा हुआ है जिसका ऊंचाई h है। ध्यान से देखिए, ये टावर है, ये जो है एक टावर है, मान लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो ये जो ट्रांसमीटर है ये एक टावर है जो पृथ्वी के सतह पर कहीं लगा हुआ है और इसका ऊंचाई कितना है h, मतलब ये वाला जो हाइट है ये h है, ठीक है। इस टावर का ऊंचाई h है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम अर्थ का रेडियस मानेंगे। यह भी क्या है, अर्थ का रेडियस है। और यह जो डिस्टेंस है इसको हम d मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, d। अब देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आधार की लंबाई है d, लंब हो गया r, और यहां से यहां तक कर्ण की लंबाई हो गई h प्लस r। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू h प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2hr। अब r स्क्वायर तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर d स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखो h स्क्वायर है प्लस 2hr है। r तो अर्थ का रेडियस है और अर्थ का रेडियस आपको याद रखना चाहिए 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। जबकि ये जो हाइट ऑफ ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का हाइट कितना होगा, मैक्सिमम 1 से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बहुत हो गया, मीटर में होता है। ट्रांसमीटर का हाइट किस में होता है, मीटर में। मान लीजिए 800 मीटर है, तो अब देखिए तो ये 6400 किलोमीटर के सामने ये 800 मीटर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 2hr ये टर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, h स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। इसीलिए जब h स्क्वायर में हम 2hr को ऐड करेंगे तो लगभग 2hr ही मिलेगा, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, ये काफ़ी छोटा है, इसका वैल्यू कम है और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। तो यहाँ पर हम 2hr लिखते हैं, d स्क्वायर बराबर, तो d बराबर हो गया √2rh। इस फॉर्मूला को याद रखिए। जहाँ d हो गया, इस टावर से लेकर इसको होराइजन कहते हैं, ये जो है ना क्षितिज है, होराइजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होराइजन, हिंदी में बोलते हैं क्षितिज। तो यहाँ टावर के टॉप से होराइजन के बीच का डिस्टेंस है d। ये जो टावर है इसके एकदम टॉप पॉइंट से होराइजन के बीच का डिस्टेंस है d। r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ और h हो गया हाइट ऑफ द एंटीना या ट्रांसमीटर जो भी है टावर। तो d इक्वल टू हो गया √2rh। इस फार्मूला को याद रखिए। अब देखिए रेडियो वेव प्रोपेगेशन 3 तरीके से किया जाता है, यानी 3 अलग अलग मोड है रेडियो वेव प्रोपेगेशन का, और ये तीनों जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लंबी दूरी के संचार के लिए इस्तेमाल होता है। पहला है तो रेडियो वेव प्रोपेगेशन का 3 अलग अलग ढंग क्या हो गया। पहला हो गया ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड को हिंदी में भू बोलते हैं, भू तरंग संचरण। दूसरा हो गया स्काई वेव प्रोपेगेशन, इसको कहते हैं व्योम तरंग संचरण, व्योम का मतलब स्काई। तीसरा है स्पेस वेव प्रोपेगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं आकाश तरंग संचरण, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में भी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, इसमें भी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, इसमें भी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। फिर फर्क ये है, फ्रीक्वेंसी में फर्क है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में हम जिस रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से कम होती है।
स्काई वेव प्रोपेगेशन में जिस हम रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है, और स्पेस वेव प्रोपेगेशन में जिस रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज होती है। इसका मतलब ज्यों ज्यों हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं रेडियो तरंग का फ्रीक्वेंसी अधिक होते जा रहा है। साथ ही साथ जितना हाई फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव आप इस्तेमाल करेंगे उतनी अधिक दूरी तक यह संचार करना संभव होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने देश के अंदर ही संचार हो, जैसे दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक का संचार हो, या मान लीजिए भागलपुर से लेकर यूपी के किसी टाउन तक का संचार हो, तो अगर अपने कंट्री के अंदर संचार करना है तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से करना होगा। अगर मान लीजिए 2-4 कंट्री में किसी चीज को प्रसारित करना है, कि मान लीजिए अपने देश में कोई टावर है, वहां से कोई प्रसारण हुआ और हम चाहते हैं कि वह प्रसारण ना केवल अपने देश के लोग सुने बल्कि हमारे पड़ोसी देश भी सुने, तो इसके लिए स्काई वेव प्रोपेगेशन, यानी 2-4-10 कंट्री में अगर किसी प्रोग्राम को प्रसारित करना है तो आपको स्काई वेव प्रोपेगेशन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रसारण 100 कंट्री तक हो, 150 कंट्री तक हो, यानी बहुत लंबी दूरी तक हो, तब आप स्पेस वेव प्रोपेगेशन से उस प्रोग्राम को प्रसारित करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बात हो गया कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है रेडियो वेव का, 3 मेगाहर्ट्ज से कम। स्काई में थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 से 30 होता है, और स्पेस वेव में सबसे अधिक होता है मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज। ये हो गया अपने देश भर के कम्युनिकेशन के लिए, ये हो गया 2-4-10 देश के कम्युनिकेशन के लिए, और ये हो गया मान लीजिए 100-150 देशों में कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, स्पेस वेव प्रोपेगेशन। स्पेस वेव प्रोपेगेशन का फिर 2 अलग अलग मोड है, एक है सैटेलाइट मोड और एक है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को हिंदी में कहते हैं LOS मोड। लाइन ऑफ साइट मोड को क्या बोलते हैं? LOS मोड। तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन का 2 अलग अलग मोड है, सैटेलाइट मोड है, लाइन ऑफ साइट मोड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन रेडियो वेव प्रोपेगेशन का एक मोड है। इसमें रेडियो तरंग का फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से कम रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जमीन पर यानी पृथ्वी के सतह पर 2 टावर लगे होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रांसमीटर और एक को कहते हैं रिसीवर। ट्रांसमीटर से यह जो रेडियो तरंग है इसको छोड़ा जाता है। चूंकि इस रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब अधिक वेवलेंथ। वेवलेंथ बड़ा होगा तो यह जमीन को छूते हुए चलेगा। जब यह तरंग जमीन को छुएगा तो यह जमीन में एक करेंट इंड्यूस करता है, यानी एक धारा प्रेरित करता है। फिर से समझिए, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में जिस रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है उसका फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से कम होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो वेव बड़ा बड़ा होगा। यह जमीन को टच करते हुए चलता है, तो जमीन को जब टच करेगा तो यह जमीन में करंट इंड्यूस करेगा, जिसके चलते इस सिग्नल का स्ट्रेंथ घटते जाएगा। यह सिग्नल कमज़ोर पड़ते जाएगा और कमज़ोर पड़ते पड़ते फिर ये रिसीवर तक पहुंचेगा। इसीलिए इसको हम ज़्यादा दूरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसमीटर से किसी प्रोग्राम का प्रसारण करें इंडिया में और वो चला जाए अमेरिका तक, तो ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ते में ही यह तरंग क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ते 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 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लंबी दूरी तक के लिए नहीं कर सकते। स्काई वेव प्रोपेगेशन, इस प्रोपेगेशन में जिस रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है इसका फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं। इसमें हम लोग ये जैसे हमारा अर्थ है और ये आपका है आयन मंडल, ये आयन मंडल है। यहां पर एक ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर से, और यहां पर एक रिसीवर है। इस ट्रांसमीटर से पहले रेडियो तरंग को छोड़ा जाएगा। चूंकि इस रेडियो तरंग का फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से कम है तो यह रेडियो तरंग क्या होता है? ट्रांसमीटर से रेडियो तरंग को आयन मंडल की तरफ छोड़ा जाता है। यह रेडियो तरंग वहां से परावर्तित होकर रिसीवर के पास चला जाता है। तो स्काई वेव प्रोपेगेशन में क्या किया जाता है? स्काई वेव प्रोपेगेशन में जिस रेडियो तरंग का इस्तेमाल होगा वह 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक का होगा। ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति
वाले रेडियो तरंग को आयन मंडल क्या करता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का काम है इस रेडियो तरंग को आयन मंडल की तरफ भेजना। यह आयन मंडल की तरफ जाकर वहां से टकरा कर लौटता है और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। ये हो गया आपका आयन मंडल, आयनोस्फेयर। तो इस तरह से आपका स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है। वो ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। थर्ड है स्पेस वेव प्रोपेगेशन, यानी आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण उस रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है जिसका फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से भी अधिक हो। स्पेस वेव प्रोपेगेशन में हम लोग जिस रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो मोड है, एक सैटेलाइट मोड है, एक LOS मोड है। तो देखिए सैटेलाइट मोड में क्या होता है कि ट्रांसमीटर से रेडियो तरंग को छोड़ा जाएगा। चूंकि रेडियो तरंग का फ्रीक्वेंसी 40 से भी ज्यादा है तो यह आयन मंडल को क्रॉस करेगा, एकदम ऊपर जाएगा। ऊपर में एक सैटेलाइट लगा होता है। यहां पर देखिए ये अर्थ है, ये आपका आयन मंडल है, यहां पर मान लीजिए एक सैटेलाइट लगा हुआ है, यहां पर ट्रांसमीटर है और यहां पर बहुत दूर में जाकर रिसीवर है। यहां से रेडियो वेव गया, आयन मंडल को क्रॉस कर गया। यह क्रॉस क्यों कर गया, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक है। तो हमने बताया था आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर का एक प्रॉपर्टी होता है कि 30 मेगाहर्ट्ज से कम के रेडियो वेव को ये रिफ्लेक्ट करता है, 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक यानी 40 मेगाहर्ट्ज से भी अधिक फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव को ये क्या करता है, जाने देता है। तो ये जाकर ये आयन मंडल को क्रॉस करके सैटेलाइट के पास जाएगा और वहां से सैटेलाइट इसको भेजेगा रिसीवर के पास। तो इसमें क्या होता है, बहुत दूर तक इस तरंग को हम अर्थ के ऊपर फैला सकते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा दूरी तक नहीं जाएगा और इसमें तो बहुत कम दूरी तक जाएगा। ये अपने देश भर है, ये मान लीजिए 2-4-10 कंट्री तक है और ये 100-150 कंट्री को कवर कर लेगा। अब मान लीजिए अपने देश में एक ट्रांसमीटर है, वहाँ से किसी प्रोग्राम का प्रसारण हुआ और जितने भी अगल बगल में मान लीजिए 100-150 कंट्री हैं, वहाँ तक ये क्या होगा, वेव फैला दिया जाएगा। किसके मदद से, सैटेलाइट की मदद से। अगर ऐसा हम लोग 3 सैटेलाइट ले लें, एक सैटेलाइट यहाँ पर है, एक यहाँ पर ले लो और एक यहाँ पर ले लो, यानी 120 डिग्री के कोण पर अगर हम 3 सैटेलाइट को अरेंज करें, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये कंप्लीट 360 डिग्री हो गया। तब क्या होगा कि यहाँ ट्रांसमीटर से किसी प्रोग्राम का प्रसारण होगा, ये सैटेलाइट इसको 100 कंट्री तक फैलाएगा, फिर ये इस रेडियो वेव को भेज देगा इस सैटेलाइट के पास, ये सैटेलाइट भी 100 कंट्री तक फैलाएगा, फिर ये सैटेलाइट इस रेडियो वेव को यहाँ भेजेगा, यह भी 100 कंट्री तक फैलाएगा। इस तरफ समूचे अर्थ पर उस प्रोग्राम का प्रसारण होगा। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो कोई भी इंटरनेशनल मैच होता है तो उसका प्रसारण हर कंट्री में होता है। तो यह कैसे होता है, यह सैटेलाइट मोड से होता है। ठीक है, इसी में एक दूसरा मोड है लाइन ऑफ साइट मोड। तो लाइन ऑफ साइट मोड का मतलब हो गया एकदम स्ट्रेट, सीधा। देखिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ध्यान से देखिए, ये जो है ये अर्थ का सरफेस है। यहां पर 2 टावर है, एक है ट्रांसमीटर जिसका हाइट है, मतलब ये वाला जो हाइट है वो HT है, HT का मतलब हो गया हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, और ये रिसीवर एंटीना है जिसका हाइट है HR, HR का मतलब हो गया हाइट ऑफ रिसीवर, HT का मतलब हो गया हाइट ऑफ ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर के टॉप से इस हॉराइजन का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की दूरी है DT का मतलब डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमीटर फ्रॉम हॉराइजन, इस पॉइंट को हॉराइजन कहते हैं। ठीक है, तो हॉराइजन से इस ट्रांसमीटर के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियो हॉराइजन ऑफ ट्रांसमीटर। रेडियो इसलिए क्योंकि यहां से यहां तक रेडियो वेव जाएगा। तो रेडियो तरंग के लिए ट्रांसमीटर से हॉराइजन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियो हॉराइजन ऑफ ट्रांसमीटर। और ये जो डिस्टेंस है रिसीवर के टॉप से हॉराइजन के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियो हॉराइजन ऑफ रिसीवर। और यहां से यहां तक के टोटल डिस्टेंस यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच के टोटल डिस्टेंस को बोलते हैं DM। DM का मतलब हो गया, M का मतलब मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम LOS डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि DM जो होगा वो DT प्लस DR के बराबर होगा। तो DM बराबर हम लिख सकते हैं DT प्लस DR। ये DT है, ये DR है, दोनों का ऐड करो तो DM निकल गया। DM को क्या कहेंगे, मैक्सिमम LOS। LOS का मतलब लाइन ऑफ साइट,
मैक्सिमम LOS डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। DT को कहेंगे रेडियो होराइजन ऑफ ट्रांसमीटर, DR को कहेंगे रेडियो होराइजन ऑफ रिसीवर। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ये अर्थ का सेंटर नीचे पर होगा कहीं, ये रेडियस हो गया अर्थ का, यहाँ HT प्लस R। अभी मैंने एक फॉर्मूला निकाला था D इक्वल टू √2RH, तो यहाँ से DT बराबर हो जाएगा √2RHT एंड DR बराबर हो जाएगा √2RHR। ठीक है, ये देखिए ना, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था। मान लीजिए ये HT है तो D और ये DT है, तो DT बराबर क्या निकलेगा √2RHT, और ये अगर HR होता हाइट ऑफ रिसीवर और ये DR होता तो DR बराबर क्या निकलता, DR बराबर √2RHR। तो मैक्सिमम LOS डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया √2RHT प्लस √2RHR। ये फॉर्मूला पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूला को आप याद रखें। तो इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ साइट मोड में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एकदम डायरेक्ट वेव चलता है। इस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ये ग्राउंड में बिना टच किए ये डायरेक्ट सीधा एकदम रिसीवर तक चला जाएगा। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट मोड। इस मोड में जो कम्युनिकेशन होता है ये भी काफी दूरी तक होता है और काफी अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए अब तीनों प्रकार के रेडियो वेव कम्युनिकेशन को लिखना स्टार्ट करिए। डिफरेंट मोड्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपेगेशन। रेडियो वेव प्रोपेगेशन के अलग अलग मोड, अलग अलग ढंग। इन कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो वेव, यानी हम लोग जो कम्युनिकेशन लंबी दूरी के लिए करते हैं उसमें रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है कैरियर वेव के तरह। एन एंटीना एट द ट्रांसमीटर रेडिएट्स रेडियो वेव, तो जो ट्रांसमीटर होता है वो रेडियो तरंग को छोड़ता है, रेडिएट करता है, विच ट्रैवल थ्रू द स्पेस, जो कि हवा से जाते हुए, एंड रीच द रिसीविंग एंटीना एट द अदर एंड, और वह वेव चला जाता है रिसीवर के पास। डिफरेंट मोड्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपेगेशन आर। रेडियो वेव प्रोपेगेशन के अलग अलग मोड हैं। फर्स्ट मोड है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्ज। यहां फ्यू के जगह 3 आप याद रख सकते हैं, फ्यू के जगह क्या याद रखेंगे 3, यानी 3 मेगाहर्ट्ज से कम के फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंग का इस्तेमाल इसमें होता है। इज डन बाय द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। इन दिस मोड लॉन्ग ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल टावर्स आर यूज्ड एज ट्रांसमिटिंग एंटीना। हम लोग क्या करते हैं, जमीन पर लंबे लंबे टावर लगाते हैं, एक ट्रांसमीटर लगाएंगे, एक रिसीवर लगाएंगे। फॉर सच एंटीना ग्राउंड हैज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल। चूंकि रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी कम है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वह जमीन को छूते हुए चलेगा, तो जमीन का उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा, कोई भी तरंग अगर जमीन को टच करेगा तो जैसे ही टच करेगा तो जमीन में करंट इंड्यूस होगा, इसके चलते वो जो तरंग है उसका इंटेंसिटी घटते चले जाएगा। द वेव ग्लाइड्स ओवर द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सतह पर जो तरंग चलता है वो ग्लाइड करते हुए यानी छूते हुए चलता है। इंड्यूसेस करेंट इंड्यूसेस करेंट इन द ग्राउंड, और ग्राउंड में करेंट इंड्यूस करता है, एंड इज एटेन्युएटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द अर्थ। और धीरे धीरे उस वेव का जो स्ट्रेंथ है वो घटते चले जाता है, वह वीक होते जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय अर्थ, क्योंकि पृथ्वी को जैसे ही वह वेव टच करता है तो वह उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और टच इसलिए करता है क्योंकि वेवलेंथ बड़ा होता है, वेवलेंथ इसलिए बड़ा होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होता है। अब चलिए उससे अधिक फ्रीक्वेंसी के रेडियो तरंग का इस्तेमाल करेंगे स्काई वेव प्रोपेगेशन में। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्यू मेगाहर्ट्ज। फिर यहां पर आप 3 लिख सकते हैं, फ्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं 3। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, यहां पर आप 30 लिख दें। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज इज डन बाय द स्काई वेव प्रोपेगेशन।
यानी स्काई वेव प्रोपेगेशन एक लंबी दूरी का संचार है जिसमें हम लोग 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस मोड रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फेयर। इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर इस रेडियो वेव को इमिट करता है किधर, आयन मंडल की ओर, और वहां से वह परावर्तित हो जाता है अर्थ की ओर। द आयनोस्फेरिक लेयर एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टर फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो आयन मंडल होता है ये एक परावर्तक सतह की तरह काम करता है। जैसे कि प्लेन मिरर पर लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है, वैसे ये आयन मंडल पर जैसे ही 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक का रेडियो तरंग आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा। रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 30 मेगाहर्ट्ज पेनेट्रेट द आयनोस्फेयर एंड एस्केप। जिस रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से भी अधिक होगी वह आयन मंडल को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस वेव प्रोपेगेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी एबव 40 मेगाहर्ट्ज, यानी 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर के रेडियो तरंग का इस्तेमाल हम लोग स्पेस वेव प्रोपेगेशन में करते हैं। स्पेस वेव आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन एज वेल एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये जो स्पेस वेव प्रोपेगेशन है इसमें हम लोग दो मोड इस्तेमाल करते हैं, एक LOS कम्युनिकेशन और एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Because of LOS nature of propagation, the antennas should be high enough to properly communicate। तो चूंकि LOS नेचर है यानी एकदम स्ट्रेट नेचर है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि एंटीना का ऊंचाई काफ़ी रखा जाता है ताकि ये डायरेक्ट ट्रांसमीटर से निकल के रिसीवर में चला जाए। अगर एंटीना का ऊंचाई कम होगा तो ये फिर स्ट्रेट नहीं जाएगा, फिर यहाँ अर्थ सरफेस से टकरा के वापस लौट जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए इतना ऊंचा ट्रांसमीटर चाहिए कि वो डायरेक्ट रिसीवर तक पहुंच जाए बिना अर्थ को टच किए। लेट dt इज इक्वल टू रेडियो होराइजन ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये जो ट्रांसमीटर है या ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसका रेडियो होराइजन हो गया dt और रिसीवर का रेडियो होराइजन हो गया dr, और dm को कहते हैं मैक्सिमम LOS डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटीना। ये दोनों जो एंटीना है ट्रांसमीटर और रिसीवर इसके बीच का मैक्सिमम LOS डिस्टेंस है dm। तो dt का फॉर्मूला हो गया √2rst और dr का फॉर्मूला हो गया √2rhr। तो dm का फॉर्मूला हो जाएगा √2rst प्लस √2rhr, वेयर जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ht क्या है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, hr क्या है, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। क्लियर? तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए। डिफरेंट मोड्स ऑफ रेडियो वेव प्रोपेगेशन, यहां से लिखना स्टार्ट करिए। अभिग्राही का मतलब होता है रिसीवर, जो ग्रहण करता है, और प्रेषित्र का मतलब होता है ट्रांसमीटर। देख रहे हैं, प्रेषित्र ट्रांसमीटर, अभिग्राही का मतलब होता है रिसीवर, RECEIVER, रिसीवर। सेकेंड हो गया स्काई वेव प्रोपेगेशन। थर्ड हो गया स्पेस वेव प्रोपेगेशन।
चलिए यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।